10 और 11 जून 323 ईसा पूर्व के बीच की रात एक ऐसी रात थी जिसने अब तक के इतिहास के सबसे बड़े विजेता की सांसें छीन ली। दुनिया जीतने वाला सिकंदर महान महज 32 साल की उम्र में मौत से हार चुका था। जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई तो उसकी अफगान पत्नी रानी रोक्साना गर्भवती थी। कुछ समय बाद रोक्साना को एक बेटा हुआ। बेटे का नाम अलेक्जेंडर द फोर्थ रखा गया। रोक्साना के बेटे और सिकंदर महान के सौतेले भाई फिलिप द थर्ड को औपचारिक तौर से गद्दी पर बैठाकर साम्राज्य को चलाया जाने लगा। लेकिन 321 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के ठीक 2 साल बाद स्थिति ने एक घातक मोड़ ले लिया। यूनानी साम्राज्य में गृहयुद्ध छिड़ गया जो लगभग 40 वर्षों तक चला। गृहयुद्ध ने सिकंदर के साम्राज्य का अधिकांश भाग उसके 3 सेनापतियों के बीच बांट दिया। सिकंदर महान की अफगान दुल्हन रोक्साना और उसके बेटे को भी संभवत 310 ईसा पूर्व में मार दिया गया था। इस प्रकार सिकंदर महान की वंशावली मिट गई। यूनानियों में छिड़े इसी गृहयुद्ध के दौरान पड़ोसी भारत में एक और शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ। नाम था मौर्य साम्राज्य। इस साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। लेकिन इस समय तक उत्तर पश्चिमी भारत का अधिकांश भाग या वर्तमान पाकिस्तान जिसे सिकंदर महान ने जीत लिया था वह अभी भी यूनानी कब्जे में था। यहाँ कुछ यूनानी सैनिक भी तैनात थे। खासकर तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भारतीय भूमि पर विदेशी सेनाओं की उपस्थिति एक क्षण भी ग्वारा नहीं थी और वह अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहता था। इसलिए उसने तक्षशिला पर आक्रमण किया, यूनानियों को हराया और उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार उत्तर पश्चिमी भारत यूनानियों से स्वतंत्र हुआ। इसके लिए सिकंदर महान के पूर्व सेनापति सेल्यूकस ने एक बड़ी सेना इकट्ठी की और 305 ईसा पूर्व और 301 ईसा पूर्व के बीच भारत पर हमला किया। लेकिन हमला असफल रहा। सेल्यूकस अफगानिस्तान लौट आया। उसने अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी मौर्य साम्राज्य को सौंप दिए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से किया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भी उपहार में दिए। इस समझौते के बाद सेल्यूकस ने फिर कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया। इसी बीच 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान में आगे बढ़ता रहा। अपने चरम पर कंधार और काबुल सहित अफगानिस्तान के बड़े हिस्से मौर्य नियंत्रण में थे। अब अफगानिस्तान मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। लेकिन फिर 268 ईसा पूर्व में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन का नाम था अशोक, अशोका द ग्रेट। अशोक चंद्रगुप्त का पोता था। वह 12 वर्ष की अल्पायु में ही राजगद्दी पर बैठे। वह भी अपने पूर्वजों की भांति विजय का शौकीन था। लेकिन फिर उसने कलिंग नामक राज्य से युद्ध किया। यह राज्य वर्तमान भारतीय राज्य उड़ीसा में स्थित था। इस युद्ध में अशोक की जीत हुई और उसने कलिंग पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन युद्ध के कारण हुई विपत्ति ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। कम से कम 10 लाख लोग मारे गए और 15 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। अशोक युद्ध के मैदान में घूमता रहा। जब उसने लाशों, चीख पुकार, घायलों और बिखरे हुए मानव टुकड़ों को देखा तो उसे युद्ध से नफरत हो गई। उन्होंने फिर कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया। फिर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने साम्राज्य के हर कोने में बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। जाहिर तौर पर उनके साम्राज्य में अफगानिस्तान का एक बड़ा क्षेत्र शामिल था। इस प्रकार अशोक के संरक्षण में अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। अशोक के बाद अफगानिस्तान के कई शक्तिशाली राजनीतिक समूहों ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अफगानिस्तान में बसने वाले स्थानीय यूनानियों ने धीरे धीरे सेल्यूसिड साम्राज्य को प्रतिस्थापित कर दिया और अपना स्वतंत्र यूनानी साम्राज्य स्थापित कर दिया। इस साम्राज्य ने अफगानिस्तान में यूनानी संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया। लेकिन फिर अचानक यह साम्राज्य लगभग रातों रात गायब हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि यूनानी शासक लगातार लड़ाई से तंग आ चुके थे। वे अपना राज्य छोड़कर दूसरे अफगान प्रांत नूरिस्तान में बस गए।
हालांकि अफगानों ने अगले 1000 वर्षों तक बौद्ध धर्म का पालन करना जारी रखा। हालांकि इस समय तक भारत में बौद्ध धर्म का स्थान हिंदू धर्म ने लेना शुरू कर दिया था। संक्षेप में अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म का उदय अफगानिस्तान का स्वर्ण युग था। इस अवधि के दौरान चीन और भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंध मजबूत हुए। उस समय चीन में बौद्ध धर्म भी तेजी से फैल रहा था। बौद्ध धर्म लगभग 700 से 800 वर्षों तक अफगानिस्तान में शांति का संदेश फैलाता रहा। लेकिन फिर 7वीं शताब्दी में यहाँ एक नई शक्ति का उदय हुआ, जिसने भविष्य में अफगानिस्तान को एक शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। इस शक्ति का नाम इस्लाम था। 7वीं सदी में खलीफाओं के शासनकाल में इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ। उस समय अफगानिस्तान ईरान के सस्सानिद साम्राज्य के नियंत्रण में था। अफगानिस्तान के अलावा मध्य एशिया का एक बड़ा क्षेत्र भी सस्सानिद ईरानी साम्राज्य का हिस्सा था। 4 खलीफाओं से शुरू हुई विजय की श्रृंखला उमय्यद काल में अपने चरम पर पहुंच गई और अफगानिस्तान भी पहली बार मुसलमानों के नियंत्रण में आ गया। हालांकि अफगान लोग जल्दी से इस्लाम में परिवर्तित नहीं हुए। उन्होंने बौद्ध धर्म का अभ्यास जारी रखा, लेकिन 750 ईस्वी के आसपास जब उमय्यद साम्राज्य का पतन हो गया और उसकी जगह अब्बासिद साम्राज्य ने ले ली तो स्थिति बदल गई। अब्बासियों ने ईरानी कला और संस्कृति को अपनाया और अपने साम्राज्य में बड़े पैमाने पर सुंदर मस्जिदों और महलों का निर्माण शुरू किया। बल्ख और हेरात उस समय अफगानिस्तान के महान शहर थे। मुसलमानों ने इन शहरों में मस्जिदें और महल भी बनाए। ये मस्जिदें इस्लाम के प्रचार केंद्र बन गईं और बड़ी संख्या में अफगानों ने अब इस नए धर्म को अपनाना शुरू कर दिया है। अब इस बात को लगभग 1000 साल हो गए हैं और अब इस्लाम अफगानिस्तान का प्रमुख धर्म है। वर्तमान में अफगानिस्तान में गैर मुस्लिम आबादी 1% से भी कम है, लेकिन उमय्यद और अब्बासी युग में मौजूद अफगानिस्तान कोई महान शक्ति नहीं था। यह महान साम्राज्यों का एक छोटा सा प्रांत मात्र था। इतिहास में पहली बार किसी तुर्की नेता को अफगानिस्तान को एक शक्ति के रूप में पेश करने का श्रेय दिया जाता है और उस तुर्क नेता का नाम महमूद गजनवी था। अब्बासी साम्राज्य के पतन के कारण ही महमूद गजनवी का उदय हुआ। अब्बासी साम्राज्य का पतन 850 एडी से पहले ही हो गया था। अब्बासियों की कमजोरी का फायदा उठाकर मध्य एशिया में विद्रोह भड़क उठे और नए साम्राज्य उभरने लगे। एक बार फिर अफगानिस्तान एक के बाद एक विभिन्न साम्राज्यों के हाथों में चला गया। 819 ईस्वी में मध्य एशिया में एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई। यह समानिद साम्राज्य था। यह साम्राज्य 990 ईस्वी तक चला। अफगानिस्तान भी इस साम्राज्य का हिस्सा था। हुआ यूं कि 980 ईस्वी में सबुक्तगीन नाम का एक पूर्व तुर्की गुलाम अफगानिस्तान का समानीद गवर्नर बन गया, लेकिन वह कोई आम तुर्की गुलाम नहीं था। वह सस्सानिद साम्राज्य के अंतिम सम्राट यज़दगार्ड का वंशज था। महमूद गजनवी इसी का पुत्र था। उन्होंने समानिद साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया और अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। इतिहासकार मोहम्मद हबीब के अनुसार वह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। इस महमूद गजनवी पहला सुल्तान बन चुका था और उसने अफगानिस्तान को अपने समय का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। यहाँ तक कि बगदाद के अब्बासी खलीफाओं ने भी उसे एक महान शासक के रूप में मान्यता दी। उस युग में एक और महत्वपूर्ण विकास भी हुआ। इस विकास ने अफगानिस्तान में एक राष्ट्र को नया जीवन दिया। वो था पश्तू भाषा की देवनागरी लेखन प्रणाली का स्थान अरबी लेखन शैली ने ले लिया। नई लेखन प्रणाली ने पश्तू भाषा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, क्योंकि अरबी पद्धति शासकों की लेखन शैली थी। इस प्रकार लेखन शैली में बदलाव से पश्तू भाषी लोगों को एक नई राजनीतिक शक्ति बनने का मौका मिला। लेकिन पश्तून थे कौन और उनका 6000 साल पुराना इतिहास किया है? चंगेज खान और मुगलों ने अफगानिस्तान के साथ कैसा व्यवहार किया और आधुनिक अफगानिस्तान की स्थापना कैसे हुई, ये सब हम आपको इस सीरीज के अगले एपिसोड में दिखाएंगे और उम्मीद है कि आप भी इस मजेदार सफर में हमारे साथ बने रहेंगे।
तब तक आप अफगानिस्तान के इतिहास को शुरू से जानने के लिए इस प्लेलिस्ट को देखिए और यहाँ देखिए नाजी पार्टी और हिटलर के उदय की पूरी कहानी।